हेलो दोस्तों, अभ्यास कोचिंग सेंटर में सभी भारतीय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। दिन शुक्रवार है और डेट जो है 26 नवंबर 2021 है। तो चलिए शुरू करते हैं। कानपुर टेस्ट में अय्यर का शानदार पदार्पण। और ये मुख्य आर्टिकल है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे लिए राजनीति नहीं है, राष्ट्र नीति है। जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने ये बात बोली है। और उसके नीचे आर्टिकल में बोला गया है कि भारत की राह, उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयर कनेक्टिविटी आधुनिक भारत की ज़रूरत है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शिलान्यास के लिए गुरुवार को जेवर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाओं पर सरकार की दृढ़ता जताई। कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे लिए राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति है। इसके आगे स्वार्थ नीति नहीं टिक सकती। हमने तय किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अटके नहीं, भटके नहीं, लटके नहीं। तय समय में परियोजना का काम पूरा कराने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। उन्होंने कहा कि देश के 85% हवाई जहाज मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग MRO के लिए विदेश जाते हैं। इस पर सालाना 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हमने 30,000 करोड़ रुपए में नोएडा एयरपोर्ट परियोजना तैयार कर दी। इससे विदेश जाने वाली मुद्रा की बचत होगी व युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इस पेज की कुछ मुख्य बातें वो देखेंगे हम। कायाकल्प करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्षेत्र का कायाकल्प करते हैं। गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, व्यापारी, उद्यमी को सभी वर्गों को लाभ मिलता है। और तटवर्ती राज्यों की सबसे बड़ी ताकत बंदरगाह होते हैं। नोएडा एयरपोर्ट यूपी की ताकत बनेगा। इससे फल, सब्जी, मछली जैसे जल्द खराब होने वाले उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना आसानी होगी। और कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग है उनको देखेंगे हम। ये भी बोले पीएम, पहले भी सरकारों ने जिससे हमेशा झूठ सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। यह एयरपोर्ट सालों तक दिल्ली व लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझा रहा। तत्कालीन केंद्र सरकार को कह दिया गया था कि इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। कुछ दलों ने तो अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा, जबकि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में जेवर में एयरपोर्ट इंटरनेशनल का रिमोट से बटन दबाकर शिलापट का अनावरण करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी शामिल थे। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कुछ बहुत बोली है। पहले सोचते कि दिल्ली में नज़दीक एयरपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसका हकदार था उसे वह नहीं मिला। उत्तर प्रदेश को गरीब और घोटाले, खराब सड़क, बंद होते उद्योग, ठप विकास, अपराध, भ्रष्टाचार के गढ़ का ताना सुनना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद जिन्ना के अनुयायियों से दंगा कराने की कोशिश की। पूर्ववर्ती सपा सरकार का नाम लिए बिना हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने गन्ने की मिठास बढ़ाने का काम किया है, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्ना के अनुयायियों से दंगा कराने की कोशिश की। अब जेवर में एयरपोर्ट का निर्माण होने के बाद गन्ने की मिठास एक नई उड़ान भरेगी और दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। योगी ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों का धन्यवाद किया है। और पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना भी साधा था। प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लोगों के साथ झूठे सपने दिखाए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए रेवाड़ी की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा की, भूमि पूजन की फोटो खिंचवाते थे, कागज पर लकीरें खींचती थी बस। जमीन धन के प्रबंधन पर कोई विचार नहीं होता था। परियोजना की लागत कई गुना बढ़ जाती थी, जमीन बेकार पड़ी रहती थी, परियोजना को बेकार बताकर बहानेबाजी की जाती थी।
और एक पूर्व सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर नोएडा एयरपोर्ट को रद्द करने को कहा था। हमने इस सोच को बदला, जुर्माने का प्रावधान कर परियोजना का समयबद्ध तरीके से इसे पूरा करने के जिम्मेदारी उनको सौंपी। एयरपोर्ट के पर्यटन व सर्विस क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है उत्तर प्रदेश। पीएम ने कहा है कि उत्तर प्रदेश से 2 से 3 साल में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य हो गया है। उत्तम सुविधा के नए आयाम स्थापित होंगे। रैपिड रेल, मेट्रो, सड़क, फ्रेट कॉरिडोर कनेक्टिविटी से यह उत्तर प्रदेश का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। प्रदेश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। रेल, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, हाईवे से प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निवेश हो रहा है। यह सक्षम और सशक्त भारत की गारंटी है। सन 2014 के बाद देश बदला है। शिलान्यास में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अंदाज में दिखे। प्रदेश सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों गिनाते हुए उन्होंने कहा है कि नोएडा एयरपोर्ट पर शिलान्यास होते ही यह क्षेत्र का विकास पथ पर अग्रसर हो चला है। आने वाले समय में नोएडा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनेगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सन 2014 के बाद भारत के नागरिकों ने देश को बदलते हुए देखा है, एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए देखा है। वैश्विक महामारी के बीच अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा कैसे करनी है, इसे बेहतरीन कोरोना प्रबंधन को भी देखा है। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल कवर करेंगे। इसमें बोला गया है 8 लाख आय की सीमा पर पुनर्विचार करेगा केंद्र। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की 8 लाख सालाना आय की सीमा पर केंद्र सरकार ने पुनर्विचार करेगी। गुरुवार को मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट PG पाठ्यक्रम में प्रवेश की खातिर नीट में OBC और EWS के लिए आरक्षण लागू करने के मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश किया गया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया है कि मेहता ने कहा है कि पुनर्विचार प्रक्रिया और निर्णय लेने में 4 सप्ताह का समय लग सकता है। कोर्ट को पूर्व में दिए गए भरोसे के मुताबिक तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत और विक्रम नाथ की 3 सदस्यीय पीठ ने सॉलिसिटर जनरल के बयान को दर्ज करते हुए मामले की सुनवाई 6 जनवरी तक टाल दी है। केंद्र सरकार ने इस बारे में कहा है कि इसी सत्र से मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट के तहत ऑल इंडिया कोटे में OBC के 27% और EWS के 10% आरक्षण दी जाने की अधिसूचना जारी की है। सरकार ने EWS के लिए 8 लाख सालाना आय की सीमा तय की है, जो OBC क्रीमी लेयर की सीमा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें नीट PG में OBC और EWS आरक्षण लागू करने की चुनौती दी गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से EWS के लिए 8 लाख वार्षिक आय सीमा तय करने के आधार और प्रक्रिया पूछी थी। कोर्ट ने कहा है कि वह सरकार की नीति में दखल नहीं देना चाहता, सिर्फ यह जानना चाहता है कि 8 लाख की सीमा तय करने का कोई वैज्ञानिक आधार है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। एक समिति गठित की गई है जो EWS की आय सीमा पर विचार करेगी। इसमें 4 सप्ताह का समय लग सकता है। पीठ के न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि EWS आरक्षण सकारात्मक और प्रगतिवादी चीज़ है। सभी राज्यों को इसमें केंद्र का समर्थन करना चाहिए। पीठ ने कहा है कि यह सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इसे तय करने का तरीका और आधार वैज्ञानिक होना चाहिए। नीट में कोटा लागू करने का विरोध कर रहे छात्र की ओर से पेश वकील अरविंद दत्तार ने कहा है कि इस वर्ष काफ़ी समय बीत चुका है, ऐसे में केंद्र सरकार को EWS कोटे अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करना चाहिए। पीठ ने दत्तार की दलीलों से सहमति जताते हुए मेहता से पूछा है कि क्या ऐसा संभव है कि EWS कोटा लागू करने का मामला अगले वर्ष तक खिसका दिया जाए और इस शैक्षणिक सत्र की काउंसलिंग चालू करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि देर हो रही है। लेकिन मेहता ने कहा कि सरकार ने इसी सत्र से संविधान में किए गए 103वें संशोधन EWS को 10% आरक्षण देने को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मामले में 4 सप्ताह के पहले फैसला हो गया तो वे कोर्ट को सूचित करेंगे। पीठ ने दत्तार से कहा है कि 4 सप्ताह का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वह सरकार की को इसे जल्दी करने के लिए नहीं कहना चाहती, नहीं तो जल्दबाजी से अवैज्ञानिक तरीके से दायरा तय हो जाएगा।
कुछ ओबीसी छात्र की ओर से पेश वकील ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के दायरे में पुनर्विचार किए जाने के कारण ओबीसी आरक्षण लागू करने का मामला नहीं टाला जाना चाहिए। पीठ ने कहा है कि वह ओबीसी के मामले पर कुछ नहीं कह रही है और न ही अभी याचिका निपटा रही है। और दूसरा आर्टिकल देखेंगे हम। संसद के पहले ही दिन कृषि कानून वापस लेने की तैयारी तेज की गई। तीनों नए कृषि कानून को रद्द करने के लिए विधेयक को संसद के सत्र के पहले ही दिन लोकसभा के पारित कराने की सरकार की तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में राजग और भाजपा के सभी सांसदों ने व्हीप जारी किया जा रहा था। सरकार कृषि कानून को पहले ही दिन रद्द करने का आंदोलनकारी किसानों को सबसे बड़ी मांग पूरा करना चाहती थी। इसके जरिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों से 19 नवंबर को किए गए वादे को पूरा करेगी। कृषि कानून की वापसी तीनों विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे शीत सत्र के पहले ही दिन कार्यसूची में शामिल करने की विधायी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। भाजपा ने सांसदों को पार्टी के चीफ व्हिप राकेश सिंह की ओर से उस दिन अनिवार्य सदन में उपस्थित रहने के लिए निर्देश जारी किया जा रहा था। कृषि कानून की वापसी पर विधेयक पारित कराने में विपक्षी दल कोई अड़ंगा लाएंगे, इसकी गुंजाइश नहीं है। किसान आंदोलन की शुरू से समर्थन करता आ रहा है। विपक्ष तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर अड़ा था। इन कानून की वापसी संबंधी विधेयक पर केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मोहर लगा दी थी। संसदीय प्रक्रिया की सामान्य परंपरा के अनुसार कानूनों की वापसी के लिए अमूमन विधेयक उसी सदन में पेश किया जाता है जिस सदन में यह पारित हुआ था। कृषि कानून को पिछले वर्ष सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया था और पारित किया गया था। उसके बाद राज्यसभा में पारित किया गया था। ये इस हिसाब से कृषि कानून की वापसी संबंधी विधेयक पहले लोकसभा में पेश होने हैं और हालांकि सरकार पर कोई बंदिश नहीं है, वह चाहे तो राज्यसभा पर का रास्ता चुन सकती है। और एक आर्टिकल ये है, एनसीआर में निर्माण कार्यों पर रोक, श्रमिकों को गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दमघोंटू होती हवा के मद्देनजर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने राज्यों को निर्देश दिया है कि निर्माण गतिविधियों पर रोक रहने की अवधि के दौरान श्रमिकों मजदूरों को श्रम उपकर लेबर सेस के तौर पर एकत्रित धनराशि के गुजारा भत्ता दे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की विशेष पीठ का अंतरिम आदेश बुधवार को रात अपलोड किया गया। इसमें पीठ ने एनसीआर और इर्द गिर्द के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द एनसीआर एंड ज्वाइनिंग एरियाज को निर्देश दिया है कि वह वायु गुणवत्ता के रिकॉर्ड किए गए स्तरों को पिछले वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वायु गुणवत्ता का एक वैज्ञानिक अध्ययन करे। पीठ ने कहा है कि हम निर्देश देते हैं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान के तहत कार्रवाई करने से पहले वायु गुणवत्ता को खराब होने का इंतजार करने का बजाय वायु गुणवत्ता खराब होने की आशंका के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके लिए यह आवश्यक है कि आयोग मौसम विभाग संबंधी आंकड़ों और गणितीय प्रतिमानों का ज्ञान रखने वाली विशेषज्ञ समिति की सेवाएं ले। प्रदूषण संबंधी आयोग और एनसीआर राज्य प्रदूषण संबंधी आयोग और एनसीआर राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से प्रदूषण में वृद्धि को रोकने के लिए उपायों को जारी करने का निर्देश देते हुए पीठ ने निर्माण गतिविधियों में 22 नवंबर से शुरू करने की इजाज़त देने संबंधी फैसले को पलट दिया। अदालत ने आदेश दिया है कि इस बीच अंतरिम उपाय के तौर पर और अगले आदेश तक हम एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर पुनः रोक लगाते हैं। हालांकि इस दौरान निर्माण से संबंधित बिना प्रदूषण वाली गतिविधियां, मसलन नल लगाने के काम, पाइपलाइन का कार्य और आंतरिक सज्जा, बिजली के काम, बढ़े के काम जारी रख सकते हैं। पीठ ने कहा है कि निर्माण गतिविधि पर रोक की अवधि के दौरान राज्य निर्माण क्षेत्र के कामगारों को कल्याण के लिए एकत्रित किए गए श्रम उपकर का इस्तेमाल कर उन्हें गुजारा भत्ता देने के लिए संबंधित श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम मजदूरी और अधिकतम के तहत अधिसूचना वेतन के लिए करें। शीर्ष न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 29 नवंबर तय करते हुए इस बीच केंद्र सरकार और दिल्ली एनसीआर के राज्यों और आयोग को हालात से निपटने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। और दूसरा आर्टिकल है,
इंडियन रिलेशन से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है कि जयशंकर ने चीन की VRI परियोजना पर उठाए सवाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को चीन की VRI परियोजना पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कनेक्टिविटी की कोई गंभीर पहल पारदर्शी और आपसी भागीदारी के अनुरूप होनी चाहिए। इस तरह की परियोजनाओं में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत मानता है कि संपर्क बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्यों के शासन प्रमुखों की बैठक में वर्चुअल संबोधन के दौरान जयशंकर ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा स्पष्ट रूप से चीन की VRI परियोजना की ओर था। VRI परियोजना का एक हिस्सा कश्मीर से गुजरात है गुजरता है, जो अभी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। बैठक में चीन और रूस समेत 10 देशों के राष्ट्र प्रमुख शासन प्रमुख मौजूद थे। बैठक में जयशंकर ने भारत की वैश्विक स्तर पर उभरती हुई आर्थिक शक्ति के तौर पर चिन्हित किया। उन्होंने भारत की आर्थिक संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा, यह भी संदेश दिया है कि वह SCO क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैश्विक कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लागू करने व सहयोग करने का प्रतिबद्ध है। जयशंकर ने कहा, कोरोना के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। IMF ने वर्ष सन 2021 में भारत की आर्थिक दर 9.5% होने का अनुमान लगाया है। भारत का निर्यात 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। कोरोना के बावजूद भारत ने वर्ष सन 2021 में $77 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहले स्थान पर है। भारत में 65 यूनिकॉर्न $1 अरब से ज़्यादा कारोबार वाली स्टार्टअप कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं। हम इस बारे में अपने अनुभव SCO के सदस्यों को साझा करने को तैयार हैं। चाबार पोर्ट विकसित करने को लेकर भी उन्होंने भारत की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि SCO देशों को सामान्य व डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने को लेकर भारत प्रतिबद्ध है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के सम्मेलन में कश्मीरी मुद्दा उठाने के परोक्ष पर निंदा की है। जयशंकर ने कहा कि भारत SCO को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह बनाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय शासन, पारदर्शिता और बराबरी के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों का सहयोग बढ़ावा देगा। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ देश इस मंच पर द्विपक्षीय मुद्दे को उठा रहे हैं। यह SCO के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है। यह देशों के बीच सहमति बनाने व विकसित करने के खिलाफ काम कर सकता है। अराबादी में पहली बार पुरुषों पर 20 बड़ी महिलाएं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 महिला सशक्तिकरण को दिया प्रयासों का मिल रहा है परिणाम। जागरूकता भी बढ़ी। अस्पतालों में हुए 88.5% प्रसव। जनसंख्या में लिंग अनुपात को लेकर सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFFHS 5 के मुताबिक देश के 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने की दिशा में भारत के बढ़ते कदम का प्रतीक बताया है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आई प्रजनन दर। सभी सर्वे में प्रजनन दर को लेकर अच्छे संकेत मिले हैं। पहली बार प्रजनन दर रिप्लेसमेंट रेट से नीचे पहुंच गई। इसका अर्थ है कि आने वाले वर्षों में जनसंख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। और उसके बाद पेज नंबर 2 राष्ट्रीय राजनीति रिलेटेड है। 8 दिन बाद हवा फिर से गंभीर बड़ा है संकट। 17 नवंबर से बहुत खराब श्रेणी में चल रही थी हवा। और कृषि से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा की विशेष सत्र आज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों नए कृषि कानून को वापस ले जाने की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार ने विधानसभा को 1 दिवसीय विशेष सत्र कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को बुलाया है। इस सत्र में दिल्ली के किसानों को उन्हें दी जाने वाली सुविधा, देश में किसानों की स्थिति, विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने, MSP और मंडियों की उपयोगिता सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान जहां सत्ता पक्ष के विधायक किसानों के हितों में पक्ष में आवाज़ उठाएंगे, वहीं विपक्ष कई अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का वर्ष 2019-20 हेतु छठा वार्षिक प्रतिवेदन और इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वित्त वर्ष 1920 के लेखा पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और कृत्य कार्रवाई रिपोर्ट सदन पटल पर रखेंगे। मंत्री गोपाल राय कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के संबंध में सरकारी संकल्प सदन में रखेंगे। इस पर चर्चा की जाएगी और बाद में इसे पारित किया जाएगा। और तीसरा आर्टिकल है 361 मामले में दाखिल हुए आरोप पत्र 67 में आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली दंगे के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित कर बताया गया है कि 4 अक्टूबर तक 758 मामलों में से 361 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं और 67 मामलों में आरोपितों को आरोप तय किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई इस जानकारी का मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया है कि निचली अदालतों में लंबित मामलों का विवरण देते हुए एक और विस्तृत हल्फनामा दाखिल करें। फरवरी सन 2020 में हुए दंगे के दौरान नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ी याचिकाओं पर अदालत सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने बताया कि सभी लंबित मामलों में कानूनी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। दर्ज किए गए 758 मामलों में से उत्तर पूर्वी जिला पुलिस और 695 मामलों की जांच कर रही है। हत्या जैसी प्रमुख घटनाओं से संबंधित 62 मामलों को अपराध शाखा के स्थानांतरित कर दिया गया था। और उसके बाद आगे देखेंगे और न्यूज़ गैलरी में नाइजीरिया नागरिक के पास मिला है 68 किलोग्राम का हेरोइन। द्वारका जिला पुलिस के काउफिन सेल अगेंस्ट इलीगल फॉरेनर्स एंड नारकोटिक्स ने अफ्रीका देश नाइजीरिया के एक नागरिक के पास से हेरोइन की बड़ी खेप बरामद किया। आरोपित का नाम जॉर्ज ओचेना है। इसके पास 10.68 किलोग्राम हेरोइन की बरामदी की गई थी। और दूसरा आर्टिकल है एम्स में ट्रॉमा सेंटर में 20 महीने बाद शुरू हुई इमरजेंसी सुविधा। और ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे क्या क्या है इसमें। और जो पहला आर्टिकल है उसमें ये बोला गया है कि दिल्ली विधानसभा की समिति ने कंगना रनौत को किया है तलब। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भावना समिति ने इंटरनेट मीडिया पर अभिनेत्री कंगना रनौत के कथित तौर पर घृणा फैलाने वाले पोस्ट को लेकर नोटिस जारी किया था। नोटिस में उन्हें 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। समिति अध्यक्ष राघव चड्ढा ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। समिति की ओर से बताया गया है कि यह कंगना रनौत द्वारा इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर की गई टिप्पणियों की कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक बताने वाली शिकायतों के आधार पर अभिनेत्री को तलब करते हुए नोटिस जारी किया गया था। शिकायतों में दावा किया गया है कि कंगना ने अपने कथित पोस्ट में सिख समुदाय को खालिस्तान आतंकवादी बताया था। बयान में कहा गया है कि शिकायत के मुताबिक ऐसी पोस्ट की सामग्री सिख समुदाय की भावना का आहत किया है व उनके मन में उनकी सुरक्षा, जीवन और स्वतंत्रता को लेकर आशंका पैदा की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक कंगना के इंस्टाग्राम अकाउंट से जारी की गई पोस्ट व्यापक पहुंच है और दुनिया भर में करीब 80 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। पोस्ट के साथ जारी तस्वीर से सिख समुदाय की भावना आहत हुई है। साथ ही इसमें समाज का सौहार्द व शांति भंग करने की प्रवृत्ति की शिकायत थी। शिकायत में कहा गया है कि कंगना ने 20 नवंबर को पोस्ट खालिस्तानी आज सरकार पर दबाव बना रहे होंगे, लेकिन भूले नहीं एक महिला एकमात्र प्रधानमंत्री ने इनको अपनी जूती के नीचे मसल दिया था। और दूसरा आर्टिकल है क्लीनिंग सेल के जिम्मे अब यमुना की सफाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने के वादे के तहत गुरुवार को अपनी यमुना की सफाई के लिए क्लीनिंग सेल का गठन किया है। और आगे देखेंगे दक्षिणी इलाके में फाइनेंसर को गोली मारकर हत्या की गई है और पाकिस्तान से भेजी गई थी गंभीर को धमकी भरे मेल। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के सांसद गौतम गंभीर की जान से मारने की धमकी भरे मेल पाकिस्तान से भेजी गई थी। IP एड्रेस से दिल्ली पुलिस को यह जानकारी मिली है। जिसने मेल किया था उसका नाम शाहिद हमीद होने का पता चला है। वह पाकिस्तान के कराची स्थित एक कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है। साथ ही मेल में गंभीर रूप से घर का जो वीडियो भेजा गया है वह गत वर्ष उनके घर के बाहर बने पार्क से किसी कार्यकर्ता ने बनाया था। यूट्यूब पर वह वीडियो अपलोड है
माना जा रहा है कि वीडियो वहीं से उठाया गया है। स्पेशल सेल व साइबर सेल की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। बता दें आपको कि 17 घंटों के अंतराल में 2 बार उन्हें अपने परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। ISI कश्मीर नाम की आईडी से भेजी गई इस ईमेल में उन्हें राजनीति और कश्मीर मुद्दे से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में गौतम गंभीर ने निजी सचिव गौरव अरोड़ा ने मध्यम जिला के DSP को शिकायत दी थी, जिसके बाद गंभीर को राजेंद्र नगर स्थित आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उन्हें पहली धमकी मंगलवार रात 9:30 बजे के करीब उनकी ईमेल आईडी पर मिली थी। इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद बुधवार दोपहर 2:32 पर दूसरी बार धमकी मिली, जिसमें गंभीर के घर का 6 सेकंड का वीडियो भी था। साथ ही इसमें लिखा था कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन कल तुम बच गए। अगर तुम अपने परिवार की ज़िंदगी से प्यार करते हो तो राजनीति और कश्मीर मुद्दे से दूर रहो। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल है आर के पुरम में क्षेत्र में गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। RK पुरम थाना क्षेत्र के एकता बिहार में जहरीली गैस रिसाव में कॉलोनी में हड़कंप मच गया है। और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है। उसके बाद सोनिया के दरबार पहुंचा है कांग्रेस, प्रदेश का घमासान, पति के साथ पार्षद ने दिया है इस्तीफा। दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं ने आला कमान को पत्र लिखकर बताया कि प्रदेश इकाई का हाल पार्टी के कमजोर होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। जम्मू कार्य समिति के वरिष्ठ नेताओं के अनदेखी और 7 जिला अध्यक्षों को हटाने का मसला दिल्ली कांग्रेस के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। भीतर ही भीतर सुलग रही बगावत की चिंगारी अब धधकने लगी है। साथ यही वजह है कि गुस्से से भरे अनदेखी के शिकार नेताओं को सब्र बांध टूटने लगा है। ऐसे ही कुछ नेताओं ने गुरुवार को अपनी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दिल्ली कांग्रेस का हाल बयां किया। और दूसरा आर्टिकल है पिंक लाइन पर शुरू हुआ है चालक रहित मेट्रो का परिचालन। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी व दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को 59 किलोमीटर 58.59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चालक रहित मेट्रो का परिचालन शुरू किया है। इसके साथ ही शिव विहार में मजलिस पार्क के बीच चालक के बगैर मेट्रो ने रफ्तार भरना शुरू कर दिया है। यह दिल्ली मेट्रो की दूसरी लाइन है जिस पर चालक रहित मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि चालक रहित मेट्रो नेटवर्क के मामले में दिल्ली मेट्रो अब दुनिया के 4थे स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के पहले दिल्ली मेट्रो में प्रतिदिन करीब 65 लाख यात्री सफ़र कर रहे थे। मेट्रो के बाद कई तरह के प्रतिबंध के कारण यात्रियों की संख्या कम हुई थी, लेकिन अब 100% बैठने की क्षमता के साथ मेट्रो कोच में खड़े यात्रा के सफ़र करने की अनुमति है। यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने डीजल और पेट्रोल की महंगी कीमतों के संदर्भ में कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद देश अपनी मर्जी के मुताबिक कीमतें तय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में निजी वाहन से चलने वाले ज़्यादातर लोग आवागमन के लिए व्यक्तिगत वाहनों को छोड़कर मेट्रो का इस्तेमाल करें और 3-5% ईंधन बचा सकते हैं। इससे पेट्रोलियम उत्पाद देशों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। और पेज नंबर 3 राजनीति रिलेटेड आर्टिकल है। और भारत के बिना किसी भी वैश्विक समस्या का समाधान संभव नहीं है। और एक इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू आर्टिकल है। जर्मनी में नई सरकार के गठन के बाद भारत के रिश्तों पर आप किस तरह का असर पड़ते हुए देख रहे हैं। हमने देखा है कि जर्मनी के पुराने सभी चांसलर और भारतीय प्रधानमंत्रियों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती रही है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर एंजेला मर्केल के बीच काफ़ी सौहार्दपूर्ण रिश्ते रहे, जिसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर दिखा है। अब दिसंबर से पहले हफ्ते में हमारे देश में नई सरकारें होंगी। दोनों देशों के संबंध पहले की तरह ही प्रांगण बने रहेंगे, क्योंकि हमारे बीच कई सारे साझा हित है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जर्मनी की तरह संघीय देश है। हमारी चुनौती एक जैसी है, जैसे पर्यावरण, आतंकवाद, खाद्य सुरक्षा। मेरा मानना है कि भारत जैसे विशाल देश के बिना किसी भी वैश्विक चुनौती का समाधान नहीं निकाला जा सकता है। भारत और जर्मनी कई मुद्दों पर
साथ काम कर रहे हैं। एक ताज़ा उदाहरण अफ़गानिस्तान का है। हम संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर काम कर रहे हैं। शिक्षा, विज्ञान जैसे तमाम क्षेत्रों में हमारे रिश्ते काफ़ी व्यापक हैं, उनका निरंतर विस्तार हो रहा है। मेरा मानना है कि सत्ता बदलने के बाद जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, वहाँ रिश्ते और मजबूत होंगे। सत्ता बदलने से दोनों देश के रिश्ते नहीं बदलते। और दूसरा इंटरव्यू का जो क्वेश्चन था, प्रश्न उसमें पूछा था, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच रिश्तों को किस तरफ बढ़ता देख रहे हैं आप? जर्मनी एक निर्यात आधारित देश है और निर्यात में हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम निर्यात चैंपियन हैं। दुनिया के कुछ निर्यात का 50 से 60% हिंद प्रशांत क्षेत्र से गुजरता है। इसलिए हमारे निजी हित में है यह क्षेत्र पूरी तरह से शांत हो और यहाँ किसी भी तरह की राजनीति अस्थिरता व असुरक्षा न हो। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस क्षेत्र में कम से कम 4 देश भारत, पाकिस्तान और चीन संभवतः उत्तर कोरिया परमाणु क्षमता से संपन्न है। साथ ही यह दुनिया के दूसरे मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक विकास हो रहा है। यहाँ पर कुल आबादी 80% और 20% आयु वर्ग के हैं। इन वजह से यहाँ हमारी खासी रुचि है और इस क्षेत्र में किसी तरह के तनाव से हम सही नहीं मानते। हम एक शांतिप्रिय देश है और यही वजह है कि हम एक कानून सम्मत हिंद प्रशांत क्षेत्र चाहते हैं। और तीसरा प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण एक बहुत अहम मुद्दा बन चुका है। इस क्षेत्र में आप किस तरह का सहयोग किया जा रहा है? पर्यावरण से जुड़े कई स्तरों पर भारत और जर्मनी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ग्लासगो में COP26 के दौरान तय लक्ष्यों में हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। भारत में कई सारी समस्याओं में मदद कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही इस बारे में जर्मनी में आए वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल भारत सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों से मिला है, जिसमें भारत की जर्मनी में 0.2 अरब यूरो की मदद देने का फैसला किया गया है। यह राशि ऊर्जा, शहरी विकास और कृषि क्षेत्र में दी गई राशि है ताकि पर्यावरण अनुकूल कदम उठाए जा सके। इसके अलावा वर्ष 2015-2020 के दौरान भारत और सौर ऊर्जा में मदद के लिए €1 का लोन और तकनीकी सहयोग भी दिया गया था। राज्यों को अलग से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की विकास में वित्तीय मदद मिलेगी। भारत के कई महानगरों में जर्मनी की मदद से परिवहन से जुड़ी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। और चौथा प्रश्न पूछा गया था इनसे, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार FTA पर फिर से बात होने जा रही। जर्मनी का क्या रुख होगा इसमें? वैसे फिर उन्होंने बोला है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम निर्यात आधारित देश हैं और इस लिहाज से हम एक उदारवादी FTA का समर्थन करते हैं। हम यूरोपीय संघ को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं वह भारत के साथ इस बारे में तेज़ी से आगे बढ़े। लेकिन 7 वर्षों से वार्ता बाधित है और अभी यह फैसला किया गया है कि फ़िलहाल समूह में बातचीत की जाएगी ताकि बाद में पूर्ण तरीके से FTA पर वार्ता शुरू हो सके। हम चाहते हैं कि दोनों देश के पक्ष में समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता दिखाएं और शीघ्रता से संभव हो। और दूसरा आर्टिकल है, वायुसेना को फ्रांस से मिले हैं दो सेकेंड हैंड मिराज 2000 विमान। भारतीय वायुसेना के बड़े बेड़े को मजबूती देने के लिए फ्रांस से 2 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान ग्वालियर एयरबेस पहुंच गए हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रशिक्षण श्रेणी के इन दोनों विमानों को फ्रांस की वायुसेना इस्तेमाल कर रही थी। अब इन विमानों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जारी मिराज अपग्रेड प्रोग्राम के तहत नवीनतम मानकों के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने अलग अलग समूह में करीब 51 मिराज विमानों को खरीदा है, जिनसे 3 स्क्वाड्रन गठित की गई हैं और तीनों ही ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात हैं। और फ्रांस और भारत के बीच 51 विमानों की क्षमता बढ़ाने के लिए मिराज अपग्रेड समझौता किया गया था और इस श्रेणी में कुछ विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ किट बची हुई हैं। अब इन किटों को इन दोनों विमानों में लगाए जाएं ताकि इन्हें युद्ध अभियान के अनुकूल बनाया जा सके। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल, उद्योगपतियों को
पूर्वोत्तरों में निवेश के लिए आमंत्रण किया गया है। और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और मोदी सरकार ने कार्यकाल में आई शांति और स्थिरता का हवाला दिया है। 2 साल में बांग्लादेश के बंदरगाह से जुड़ेगा क्षेत्र, दुनिया के बाजार तक पहुंचेगी सीधी पहुंच। पिछले 7 साल में पूर्वोत्तर भारत में आई राजनीतिक स्थिरता और शांति आधारभूत संरचनाओं के विकास का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योगपतियों को यह निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि हम 3 ई एम्पैथी, एम्पावरमेंट, इन्वेलर, सहानुभूति, सशक्तिकरण, सक्षम बनाने वाला के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सालाना आम बैठक में संबोधित करते हुए शाह को गुरुवार को कहा गया सन 2024 तक पूर्व भारत के सभी राज्यों को राजधानी हवाई मार्ग से जुड़ जाएंगी और 2 साल के भीतर बांग्लादेश बंदरगाहों से जुड़ने का काम भी पूरा हो जाएगा। इससे दुनिया के बाजार तक पूर्वोत्तर भारत की पहुंच बढ़ जाएगी। भारत 75 पूर्वोत्तर भारत का सशक्तिकरण विषय पर बोलते हुए कहा है कि विस्तार से बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से सन 2014 के बाद पूर्वोत्तर में शांति और स्थिरता कायम की गई और विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय विभिन्न अलगाववादी गुटों के साथ समझौते और बड़ी संख्या में उनके केंद्र के आत्मसमर्पण का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान पूर्वोत्तर भारत का देश के अन्य भागों से अलगाव खत्म करने की काफ़ी हद तक सफलता मिली है और पूर्वोत्तर भारत में निवेश की संभावना की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने खुद को पूरी तरह से ऑर्गेनिक राज्य घोषित कर दिया है, वहीं अन्य राज्य इसे बढ़ावा देने में जुटे हैं। उनके अनुसार ऑर्गेनिक उत्पाद की पूरी दुनिया में भागीदारी मांग है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। शाह ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत में शांति और स्थिरता लाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सरकार अब इस बाढ़ मुक्त बनाने का काम कर रही है। इसके लिए इसरो की सहायता से बड़ी संख्या में प्राकृतिक तालाब तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 7 साल में पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर 2.65 लाख करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं और अन्य परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। और दूसरा आर्टिकल है सीबीआई ईडी निदेशकों से जुड़े अध्यादेश को चुनौती वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशकों के निर्धारित 2 साल का कार्यकाल 3 साल और बढ़ाने संबंधी 2 अध्यादेशों को वैधता को चुनौती वाली याचिका को वह जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने इस दलील पर संज्ञान लिया। इस मुद्दे पर जनहित याचिका को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होना है। याचिका को अपनी निजी हैसियत से दाखिल करने वाले अधिवक्ता एमएल शर्मा ने कहा है कि इनमें से एक अध्यादेश से मिली शक्ति का इस्तेमाल करके अब ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्र का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस पर पीठ ने कहा है कि हमें इसे सूचीबद्ध करेंगे। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश और दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश असंवैधानिक, मनमाना और संविधान के विरुद्ध है। इसमें इन्हें रद्द करने की मांग की गई। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत मिली अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल देखेंगे, संविधान दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी कांग्रेस ने संसद के केंद्रीय पक्ष में शुक्रवार को संविधान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। उसका आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान पर निरंतर हमले कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं पर कमजोर कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी संसदीय मामलों के रणनीतिक समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया है। और हम आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर 4, इसमें क्या क्या है उसको कवर करेंगे। देश की संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदी को बढ़ावा मिले। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुणा मिश्रा ने हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को
बढ़ावा दिए जाने और अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए आत्म-अवलोकन करने पर जोर देते हुए कहा है कि देश की एकता और अखंडता, संस्कृति और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह ज़रूरी है हिंदी और अन्य भारतीय भाषा को बढ़ावा दिया जाए। जस्टिस मिश्रा ने कहा है कि हमें देखना चाहिए कि अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद अपनी संस्कृति को अपनी भाषा के माध्यम से जीवित रखने के मामले में हम कहाँ जा रहे हैं। जस्टिस मिश्रा ने यह बात हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के 35 विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए आयोजित समारोह में कही। उन्होंने कहा कि जब दुनिया हर महीने एक भाषा और एक बोली विलुप्त होने की आशंका है, तो ऐसे में हमारी एकता, अखंडता और संस्कृति की अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषा को जीवित रखना आवश्यक है। इसलिए अंग्रेजी भाषा पर आधारित इंटरनेट के युग में युवा पीढ़ी में हिंदी की घटती समझ और उपयोगिता पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि विदेशी भाषा को सीखने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये भाषा साथ में अपनी संस्कृति भी लाती है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो ये भारतीय मूल्यों और संस्कृति को नुकसान हो सकता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा है कि अगर किसी नेता का साहित्य उस देश की भाषा में लिखा और प्रचारित किया जाता है, तो उसकी संस्कृति, रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे। आज हिंदी साहित्य सभी भारतीय भाषा को समृद्ध करने की आवश्यकता है। इस मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस एम कुमार और ज्योतिका कालरा, डॉक्टर DM मुले और राजीव जैन और महासचिव विधानधर प्रधान भी मौजूद रहे। और 5वां आर्टिकल है, विभाजन के दर्दनाक इतिहास का दोहराव नहीं होने देंगे। मोहन भागवत ने बोला है, देश का विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना है। यह तभी मिटेगी जब विभाजन निरस्त होगा। मेरा जन्म विभाजन के बाद हुआ। इस बात को समझने में बचपन के कुछ साल और लगे। मैंने काफ़ी अध्ययन किया के बाद को समझा कि जिस मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कई बलिदान हुए, उसका विभाजन हुआ। भारत एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, हमारी मातृभूमि है। संपूर्ण दुनिया की कुछ देने लायक हम तब होंगे जब विभाजन हटेगा। यह राजनीति नहीं, हमारे अस्तित्व का विषय है। ये विषय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने कही। वह गुरुवार को नोएडा में जागृति प्रकाशन द्वारा प्रकाशित विभाजनकालीन भारत के साक्षी का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस लेखक कृष्ण सागर हैं। इस दौरान भागवत ने लोगों से कहा है कि भारत को अखंडित बनाना होगा। यह हमारे राष्ट्रीय और धार्मिक कर्तव्य है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 6 है, इसमें हम देखेंगे रसोई से रिलेटेड आर्टिकल है। सामुदायिक रसोई की रूपरेखा तय करेगा खाद्य सचिवों का समूह। सुप्रीम कोर्ट ने के निर्देश पर सामुदायिक रसोई की रूपरेखा तय करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के खाद्य सचिव का एक समूह गठित किया है। राज्यों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आदर्श सामुदायिक रसोई योजना समुदाय की है। समुदाय के कल्याण के लिए यह समुदाय द्वारा संचालित होगी। सुप्रीम कोर्ट निर्देश के मुताबिक देश के सभी 34 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक रसोई स्थापित करने और वन नेशन वन राशन कार्ड की स्थिति पर चर्चा के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में सभी राशन कार्डों के आधार से जोड़ने और बायोमेट्रिक से पहचान करने के लिए रियायती दर वाली राशन की दुकान को लेकर भी चर्चा हुई। उसके बाद की चिंता, संपत्ति का हक जताने वाले को भी देना होगा गुजारा भत्ता। बदलावों के साथ शीतकालीन सत्र में पेश हुए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से जुड़ा विधेयक। संसदीय समिति के सुझावों के बाद विधेयक में किए गए कई अहम बदलाव। हर महीने 10,000 रुपये तक देने की समय सीमा होगी खत्म। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद माता पिता व बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़े कानून को बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। संसदीय समिति की सिफारिश के बाद सरकार ने विधेयक में कई अहम प्रावधान को शामिल करते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में नए स्वरूप में पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल विधेयक में जो अहम प्रावधान शामिल किए गए उनमें बुजुर्ग का भरण पोषण करने का दावा अपने बेटे बेटी या नाती पोता से ही नहीं कर सकेंगे। इसमें ऐसे सभी नज़दीकी स्वजन और रिश्तेदार शामिल होंगे जो उनकी संपत्ति के अधिकारी हैं जो उनकी संपत्ति का अधिकार होंगे। बच्चों के ना होने पर ऐसे में उनकी देखरेख के लिए जिम्मेदार भी होंगे। केंद्र सरकार ने वैसे भी इस कानून को पहले के मुकाबले काफ़ी सख्त किया है।
इसमें माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा न करने पर 6 महीने की जेल का प्रावधान किया गया है। पहले यह प्रावधान सिर्फ 3 महीने की जेल का था। इसके बाद इस कानून को व्यापक स्वरूप देते हुए भरण पोषण के साथ ही सुरक्षा को भी शामिल किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक बुजुर्गों के सामने मौजूदा समय में बड़ी चुनौती सुरक्षा की है। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि जिसमें घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हो रहा है और जो 23 दिसंबर तक चलेगा। बता दें कि माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ा मौजूदा कानून सन 2007 में तैयार किया गया था। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक संसदीय समिति की सिफारिश पर विधेयक में भरण पोषण के लिए तय की गई 10,000 रुपये की अधिकतम राशि को खत्म कर दिया गया है। अब यह व्यक्ति की हैसियत के हिसाब से तय होगी, यानी बेटे की आय पर कारोबार करोड़ों की है तो गुजारा भत्ता उसी आधार पर तय होगा। नए विधेयक से वृद्धाश्रमों को शामिल किया गया है। इसमें उनके अनुकूल सारी सुविधाएं जुटाना जरूरी होगा। खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को रखना अनिवार्य किया गया है। और 8वां आर्टिकल है, शिक्षा मंत्री से मिले हैं बिहार के राज्यपाल। बिहार के कई प्रमुख विश्वविद्यालय से अनियमितताओं के लग रहे आरोपों के बीच राज्य के राज्यपाल फागू चौहान ने गुरुवार शाम को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। दोनों के बीच यह चर्चा करीब घंटे भर चली। इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक चर्चा में राज्य के विश्वविद्यालयों में मिल रही अनियमितताओं की शिकायत भी हो रही है। राज्यपाल चौहान की केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ मुलाकात उनके आवास पर हुई। दोनों नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई। राज्यपाल फागू चौहान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के हैं। राज्यपाल चौहान पिछले 2 दिनों से दिल्ली में हैं। उनकी कुछ और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की भी योजना है। हालांकि उनकी 2 दिन पहले अभी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई थी। और पेज नंबर 4 राजनीति न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है। सिद्धू ने चन्नी सरकार के खिलाफ दिया आमरण अनशन की धमकी। कांग्रेस का कलह बढ़ता जा रहा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने मोगा आयोजित रैली में ड्रग्स पर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी। और दूसरा आर्टिकल, त्रिपुरा में मतदान के बीच अतिरिक्त केंद्रीय बल तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को त्रिपुरा के नगर निकाय चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तत्काल 2 कंपनी अतिरिक्त केंद्रीय सशक्त पुलिस बल CAPF तैनात करने का आदेश दिया है। ये निर्देश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने तृणमूल कांग्रेस और माकपा की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। इन दलों ने याचिका में आरोप लगाया कि मतदान शुरू हो गया है, लेकिन उनके उम्मीदवारों और समर्थकों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। पीठ ने दलीलें सुनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके 2 कंपनियां अतिरिक्त CAF तैनात करें ताकि मतदान किसी और निर्बाध मतगणना के लिए पर्याप्त संख्या में CAPF जवान तैनात किए जाएंगे। मतगणना 28 नवंबर को होगी। बता दें गुरुवार को राज्य की 6 नगर पंचायतों, 7 नगर परिषदों और अगरतला नगर निगम की कुल 222 सीटों के लिए मतदान हुआ है। और आर्टिकल नंबर 3, कैप्टन के साथ गठबंधन से पहले ही भाजपा जाने की जमीनी हकीकत। भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवगठित पंजाब लोकसभा कांग्रेस पार्टी का समझौता होना लगभग तय है, लेकिन इससे पहले भाजपा राज्य में अपनी जमीन का आकलन करना चाहती है। कृषि कानून के विरोध के दौरान केवल शहरी क्षेत्र तक ही सीमित रही भाजपा को सही मायने में अभी तक ये नहीं पता कि ग्रामीण क्षेत्रों में असली स्थिति क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का ज़्यादा विरोध हो रहा है। यही कारण है कि भाजपा ने अब राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्र में जाकर बूथ स्तर पार्टी की स्थिति जानना चाहती है। इसके लिए उसमें काम भी शुरू कर दिया। यह फैसला पार्टी ने चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ 2 दिन की बैठक के दौरान लिया है। और तीसरा आर्टिकल है, मुकुल संगमा समेत 12 कांग्रेस विधायक तृणमूल में शामिल हो चुकी हैं। और चौथा आर्टिकल है, धर्मनगरी हरिद्वार से रहा है मेरा गहरा लगाव। आरिफ मोहम्मद। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हरिद्वार के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में गुरुवार को भूमा पीठाधिकारी स्वामी
अच्युतानंद तीर्थ महाराज और जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो साधु संतों का आशीर्वाद लेने हरिद्वार आए हैं। और चढ़ा आर्टिकल है, पीएम की जनसभा 4 दिसंबर को देहरादून में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। वह 4 दिसंबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बताया कि सभा स्थल तय करने के लिए शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष की बैठक बुलाई गई है। उधर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री की जनसभा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान वह राज्य के लिए कुछ बड़ी योजनाएं और बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई, लेकिन भाजपा पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा भाजपा का चुनावी तैयारी को न सिर्फ ऊंचाई देगा बल्कि पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम भी करेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के विशेष लगाव है। ऐसे में भाजपा दौर को लेकर खासी उत्साही है। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में गुरुवार को चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई थी। और इसी सामने स्क्रीन पर तीसरा आर्टिकल है, सत्ता भोगने के लिए नहीं, देश सशक्त बनाने को है भाजपा सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये बात बोली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा सत्ता भोगने के लिए नहीं, देश को सशक्त बनाने के लिए सरकार बनाती है। कई राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, लेकिन भाजपा आंखों में आंखें डालकर काम करती है। सीतापुर के मिलिट्री क्रॉस फॉर्म पर गुरुवार को अवध क्षेत्र में 13 जिलों के 40 क्षेत्र से अधिक कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र देते हुए रक्षा मंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे संकल्प पत्र में कोई ऐसी बात ना है जिसे हम पूरा ना कर सके। हमने जो कहा है उसको करके दिखाया है। हमारी सरकार बनी तो अनुच्छेद 370 खत्म किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ताकतवर देश बनाया है। सपा सरकार ने गुंडा माफिया का बोलबाला था। अब योगी का नाम सुनकर गुंडा माफिया की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कानून व्यवस्था बेहतर होने से लोग उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आ रहे हैं और यहाँ धरती ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर असॉल्ट राइफल तक बन रही है और बनेगी। राज्यसभा में कृषि कानून वापसी को प्रधानमंत्री का बड़प्पन बताया है। कहा है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए तो गोली चलाने वाले हालात भी पैदा नहीं कर सकते। हम किसानों को भगवान मानकर सम्मान के नजरिए से देखते हैं। जिन्ना के बहाने सपा पर बरसे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि चुनाव आते ही भाजपा भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना का जिन्न सपा सरकार निकाल लाई है। इसका विरोध मुस्लिम भाइयों ने भी किया। योगी धड़ाधड़ बल्लेबाजी करते जाओ। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की उस तस्वीर को चर्चा छेड़ी जिसमें मोदी योगी के कंधे पर हाथ रखे दिखाई दिए। वह बोले, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि योगी जी धड़ाधड़ बल्लेबाजी करते जाओ, भाजपा को जिताओ। और उसके बाद इसी स्क्रीन पर आर्टिकल नंबर 4, पंजाब की कई कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई की गई है। पंजाब की राजनीति में कई दिन से चर्चा का विषय बने केबल नेटवर्क के कार्यालय में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार सुबह छापा मारा। पंजाब में के एक साथ फास्टैग वे केबल नेटवर्क, जुजाट ट्रांसपोर्ट कंपनी सहित कुल 8 स्थानों पर छापेमारी की गई। इनमें से कुछ अन्य नामी कंपनियों के भी नाम हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने ईडी की कार्रवाई का स्वागत किया। सूत्रों के मुताबिक जालंधर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर व दिल्ली से आई ईडी टीम देर रात तक विभिन्न कंपनियों के कार्यालय में जांच कर रही थी। बता रहे हैं कि ईडी की करोड़ों रुपए की नकद लेन देन के जरिए टैक्स चोरी की सूचना मिली है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस छापेमारी में कार्रवाई ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर एसपी सिंह के पहलवान के मामले में चल रही जांच से जुड़ी हो सकती है। इस मामले में ईडी के कई सुराग मिले हैं और इसके बाद लुधियाना सहित मोहाली, बंगा और चंडीगढ़ में भी कुछ स्थानों पर छापेमारी की गई है। और कुछ आर्टिकल राष्ट्रीय फलक न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड है, उस पर हम
बात करेंगे मतांतरण अंतर्जातीय प्रमाण पत्र का आधार नहीं है। ये बात मद्रास हाई कोर्ट ने ये बात बोली है। मद्रास हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि व्यक्ति द्वारा मतांतरण करने से उसकी जाति नहीं बदलती, उसके आधार पर अंतर्जातीय विवाह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम ने कहा फैसला पिछले सप्ताह मैटूर तालुका के सेलम कैंप निवासी एस पॉल राज की रिट याचिका खारिज करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने याचिका में 19 नवंबर संध्या 15 में सेलम जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर रद्द करने और अधिकारियों को उसे अंतर्जातीय विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता आदि द्रविड़ समुदाय से संबंध रखता और उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, लिहाजा उसे समाज कल्याण विभाग द्वारा 30 जुलाई 1985 को जारी सरकारी आदेश के तहत पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उसने हिंदू धर्म के अरुणाधियार समुदाय से संबंध रखने वाली महिला से शादी की है। याचिकाकर्ता की पत्नी को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता ने कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग द्वारा 28 दिसंबर 1976 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार अंतर्जातीय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था, ताकि सरकारी नौकरी की प्राथमिकता का लाभ ले सके। लेकिन हालांकि सेलम जिला प्रशासन ने जून 2015 में याचिकाकर्ता का आवेदन रद्द कर दिया है, लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट का रुख किया है। तो उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी जन्म से अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते हैं और सिर्फ मतांतरण करने से याचिकाकर्ता की जाति नहीं बदलती और अंतर्जातीय प्रमाण पत्र पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। और दूसरा आर्टिकल इसी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सामने। बंगाल के राज्यपाल ने फिर ममता सरकार से श्वेत पत्र लाने को कहा है। बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने गुरुवार को एक बार फिर ममता सरकार से बंगाल वैश्विक व्यापार सम्मेलन BGBS के पिछले संस्करण से प्राप्त निवेश एक श्वेत पत्र लाने का आह्वान किया है। इसमें उन कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में आकर्षित निवेश और लोगों को मिले रोजगार आदि का पूरा विवरण देने को कहा है। गौरतलब है कि बीते 15 दिनों के भीतर यह तीसरी बार अब राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने बंगाल की ममता सरकार से BGBS से प्राप्त निवेश का श्वेत पत्र लाने को कहा है। राज्यपाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फिर भी पत्र लिखा। और तीसरा आर्टिकल इसी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे दाएं हाथ पर। कानून के राज्य में न्याय तक स्वतंत्र पहुंच न्याय प्रणाली में अंतर्निहित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुरुवार को कहा है कि कानून के राज्य में न्याय तक स्वतंत्र पहुंच और निर्बाध अधिकार हमारी न्याय प्रणाली से अंतर्निहित है। इसे अवरुद्ध करने के किसी भी प्रयास को हल्के में नहीं लिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग NCDRC द्वारा जारी आदेश को रद्द करते हुए टिप्पणी की है। इन आदेशों में एक निजी कंपनी के निदेशक खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश शामिल है। जस्टिस M.R. जस्टिस और जस्टिस V.B. नागरत्ना की पीठ ने कहा है कि जमानती वारंट अंतिम विकल्प के तौर पर जारी किए जाते हैं और केवल उस मामले में जारी किए जाते हैं जहां देखा जाता है कि विरोधी पक्ष बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है और जानबूझकर आयोग के समक्ष पेशी होने से बच रहा है, या उनके अधिकृत प्रतिनिधि या वकील द्वारा भी उनकी ओर से पक्ष नहीं रखा जाता है। तो शीर्ष अदालत ने एक मामले में NCRDC के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें शिकायती ने आरोप लगाया था कि दोनों विरोधी दलों के प्रतिनिधियों ने उस पर सुलह करने के दबाव बनाया, जो उसके मुताबिक ना तो सौहार्दपूर्ण है ना ही स्वैच्छिक। NCRDC ने कंपनी निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिया था, क्योंकि वह उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से वीडियो या कॉन्फ्रेंस में भी पेश नहीं हुआ था। पेज नंबर 5 राष्ट्रीय फलक न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे होगा एयरपोर्ट। विकास गाथा नई उम्मीद है। एयरपोर्ट हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से तेजी से हो रहा है औद्योगिक निवेश। जेवर एयरपोर्ट से वोकल होगा लोकल का निर्यात। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि
बल्कि उत्तर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बताकर साफ कर दिया है। डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर के साथ औद्योगिक गलियारा विकसित होने के लिए लॉजिस्टिक व कार्गो के लिए उत्तर प्रदेश में संभावना का क्षेत्र लगातार विस्तृत हो रहा है। इस न्यूज़ आर्टिकल को हम बहुत पहले या दूसरे पेज पर कवर कर चुके हैं, तो इसको हम नहीं देखेंगे और जो मेन आर्टिकल है उसको कवर करेंगे। इसी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पीएम और सीएम ने सपनों को साकार कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आंखों में चमक, ये सपना पूरा होने की चमक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी का सपना साकार किया है और प्रदेश की क्षमता के अनुरूप विकास हो रहा है। एयरपोर्ट बनने पर 60,000 करोड़ का निवेश होगा, जिससे रोजगार सृजन होगा। अन्य पार्टियों ने सरकार का 70 साल में 74 एयरपोर्ट और केंद्र सरकार को भाजपा ने 70 साल में 62 एयरपोर्ट बनाए हैं। और इसी स्क्रीन पर आप दूसरा आर्टिकल देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनेगा नोएडा एयरपोर्ट। योगी आदित्यनाथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अलग अंदाज में दिखे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शिलान्यास होते ही यह विकास क्षेत्र को अग्रसर हो जाएगा। आने वाले समय में यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास पथ पर अग्रसर हो चला है। आने वाले समय में एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री ने 2014 के बाद आम लोगों ने देश को बदलते हुए देखा, एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए देखा है। वैश्विक महामारी के बीच अपने नागरिकों के जीवन रक्षा के लिए करनी है। और आगे चलेंगे, नाबालिग दलित से सामूहिक दुष्कर्म पूरे परिवार की हत्या। जमीन की रंजिश में नाबालिग दलित से सामूहिक दुष्कर्म कर पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। मामला प्रयागराज के फपामुआ के एक गांव का है। वारदात मंगलवार रात को 2 दिन तक लाशें घर में ही पड़ी रही है और किसी को इसकी भनक नहीं लगी है। हालांकि सुबह इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। आईजी, डीएम, एसएसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पहुंच गए। फॉरेंसिक जांच डॉग स्क्वाड की टीम पड़ताल की है। पुलिस की 4 टीम बनाई गई है। क्राइम और एसटीएफ को भी लगाया गया। मृतक के भाई को तहरीर पर गांव के 11 लोगों का मुकदमा दर्ज किया है। फाफामुआ थाना क्षेत्र के एक गाँव को अधेड़ मजदूरी करता था। तो गुरुवार सुबह उसके घर बाहर चाट की दुकान लगाने वाले उसके घर का मुख्य दरवाज़ा खुला तो देखा, लेकिन भीतर कोई नज़र नहीं आ रहा था। वह मुख्य द्वार पर पहुंचा तो दुर्गंध महसूस हुई, जिस पर उसने दूर रहने वाले अधेड़ के भाइयों की इसकी जानकारी दी। वे मौके पर पहुंचा। कमरे में 50 वर्षीय अधेड़, उसकी 45 वर्षीय पत्नी, 17 वर्षीय पुत्री, 13 वर्षीय पुत्र को खून की लत पर लाशें पड़ी। खूनी से सनी कुल्हाड़ी भी थी। सभी के सब चारपाई पर थे, जबकि कुरसोरी की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। गांव के लोगों से जमीन की रंजिश। मृतक के भाइयों ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि जमीन की रंजिश को लेकर गांव के ही 11 लोगों ने घटना की है। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की बात कही है, जिस पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, हत्या समेत अन्य धाराओं का मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर समेत 2 निलंबित किए गए। गांव के 11 लोग नामजद हैं, कई हिरासत में हैं। बताओ यार क्या हो रहा है। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 1 साल पूरे होने पर कुंडली बॉर्डर पर जुटे हैं प्रदर्शनकारी। और आगे चलेंगे, आर्टिकल नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नंबर पहला ही है, शक्ति मिल सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषियों को फांसी की सजा से राहत। मुंबई के चर्चित शक्ति मिल सामूहिक दुष्कर्म मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी की सजा और उम्रकैद में तब्दील कर दी है। सन 2013 में हुई वारदात में मुंबई की 22 वर्षीय फोटो पत्रकार बंद पड़ी शक्ति मिल के परिसर में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई थी। सजा में तब्दील का ऐलान करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि दोषियों ने जो अपराध किया उसकी सजा पूरे जीवन पर भर भुगते और उसका जीवन प्रतिदिन महसूस करें, यह जरूरी है। उन्होंने जो किया है वह महिला के सम्मान और प्रतिष्ठा को खत्म करने और जघन्य अपराध है। हाईकोर्ट ने बताया कि घटना को बर्बर और जघन्य बताया है। दोषी को
परलोह, पैरोल और वह अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। कोर्ट ने 108 पेज के अपने फैसले में खलील जिब्रान की कविता और महिला अफसरों के लिए कार्य करने की लुक्रेशिया मोट का भी उल्लेख किया। जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की पीठ ने विजय जाधव, मोहम्मद कासिम बंगाली शेख और मोहम्मद अंसारी की फांसी की सजा की स्वीकृति न करते हुए उन्होंने उम्र कैद की सजा का ऐलान किया। तीनों दोषी मौत तक जेल में रहेंगे। यह फैसला मामले की 7 साल तक सुनवाई के बाद आया। इससे पहले मुंबई की ट्रायल कोर्ट ने दोषी की मौत की सजा का ऐलान किया था। और स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल है। परमबीर क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए, दिया है बयान। मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने गुरुवार को मुंबई पुलिस के अपराध शाखा के सामने हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराया। उनका बयान उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले में दर्ज किया गया था। तीसरा आर्टिकल है इसी स्क्रीन पर। साबरमती आश्रम को लेकर बापू के पुत्र की याचिका खारिज की गई है। साबरमती आश्रम पुनर्निर्माण योजना के खिलाफ महात्मा गांधी के पुत्र तुषार गांधी द्वारा दाखिल याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कोर्ट ने इस मामले का निस्तारण कर दिया है। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पहला आर्टिकल ही है। काला चश्मा उतार कर जमीन हकीकत समझे। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों को मासूम बताने वाली महबूबा को नाम लिए बिना दिलबाग सिंह ने कहा निशाना साधा। कहा है समाज में कुछ लोग पुलिस के सामने हत्याओं का आरोप लगाकर तुल देने की कोशिश करने में लगे हैं। पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिलबाग सिंह ने गुरुवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का नाम लिए बिना कुछ लोगों काला चश्मा की जमीनी हकीकत नहीं समझ पा रहे हैं। समाज के कुछ लोग पुलिस पर मासूमों की हत्या पर आरोप लगाकर भ्रमित करने और मामले को तुल देने की कोशिश कर लगे हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों को समाज में चंद लोगों की हिमायत कर रहे हैं लोग वास्तव में हत्यारे हैं। और स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल आप देख रहे हैं। अलकायदा का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए कश्मीर में एनआईए के छापे किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश भर में विभिन्न हिस्सों में अलकायदा की ओर से विभिन्न हमले के लिए साजिश रचने के लिए जांच को आगे बढ़ाने के गुरुवार को कश्मीर में छापे मारे। दक्षिण और मध्य कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं व सरकारी कर्मचारियों को घर में सहित कई जगहों पर खंगाला गया है। इस दौरान कई डिजिटल उपकरण के अलावा अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई। हालांकि अभी एनआईए ने अधिकारियों पर कुछ भी नहीं कहा है। एजेंसी का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड ने सभी इसी वर्ष 7 जुलाई में इस संबंध में मामला दर्ज किया था। इसके बाद 29 जुलाई को मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने हाथों में ले लिया। यह मामला अलकायदा के सदस्य द्वारा उमर हलमंडी से जुड़ा है। वह अपने अन्य साथियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के लिए भर्ती कर रहा था और अंसार गजवातुल हिंद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए पहले ही हथियारों का प्रबंध कर लिया है। इस मामले में तार कश्मीर से जुड़े एनआईए ने गुरुवार को दक्षिणी कश्मीर के सोफी जिले और मध्य कश्मीर के बड़गांव जिले में कई स्थानों में छापे मारे। सूत्रों के अनुसार सोफिया के बाची में जमात इस्लाम के वरिष्ठ कार्यकर्ता और एक निजी स्कूल के शिक्षक मोहम्मद सफी शाह और एक निजी कंपनी के कार्यरत शहीद अहमद शाह, भेड़ पालन विभाग के कर्मी रियाज अहमद मीर और स्थानीय ओफेक कमेटी के प्रधान व पीडीपी कार्यकर्ता मोहम्मद समान कुमार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता व तरखान मोहम्मद तलीफ शाह के घर भी एनआईए की टीम ने तलाशी ली। आप पेज नंबर 6 राष्ट्रीय फ्लक्स न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं पहला आर्टिकल है पनडुब्बी आईएनएस बेला ने बढ़ाई नौसेना की ताकत। नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में बेड़े को शामिल हुई बेला आधुनिक सशस्त्र व तकनीक से लैस स्कॉर्पियन श्रेणी यह पनडुब्बी नौसेना का युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए गुरुवार को पनडुब्बी आईएनएस बेला को शामिल किया गया है। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि इस क्षेत्र में पनडुब्बी संचालन में आईएनएस बेला एक शक्तिशाली मंच का काम करेगी। भारतीय नौसेना द्वारा कलावरी श्रेणी की पनडुब्बी परियोजना 75 के तहत शामिल की जाने वाली यह पनडुब्बी में बेला चौथी एक हफ्ते से कम भी
समय में भारतीय नौसेना के बड़े बेड़े को मजबूत करने का यह दूसरा प्रयास है। गत 21 वर्ष से नौसेना व युद्धपोत INS विशाखापट्टनम के बेड़े में शामिल किया है। नौसेना प्रमुख ने कहा है, प्रोजेक्ट 75 में आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय सेना को भारतीय नौसेना की पानी के नीचे युद्ध की क्षमता को बदल देगा। आज की गतिशील और जटिल सुरक्षा को देखते हुए बेला की ताकत भारत के समुद्री क्षेत्रों और रक्षा नौसेना की क्षमता के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हिंद महासागर के समुद्री परिदृश्य में हमारे विरोधियों के लिए एक सशक्त संसाधन साबित होगी। स्कॉर्पियन श्रेणी की इन पनडुब्बियों का निर्माण मजगाव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया जा रहा है। इसमें फ्रांस का नेवल ग्रुप भारत का सहयोग कर रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 3 अन्य पनडुब्बियां INS कलावरी, INS खंडेरी और INS करंज पहले ही नौसेना में शामिल की जा चुकी हैं। INS बेला नौसेना की पश्चिमी कमान का हिस्सा है। रूसी फॉक्सट्रॉट श्रेणी को उस पनडुब्बी को सन 2009 में सेवा से हटा लिया गया था। नौसेना के अनुसार मौजूदा बेला अत्याधुनिक शस्त्रों और उपकरणों से लैस है। पानी के अंदर लक्ष्य को देखना पनडुब्बी की प्रणाली खुद यह निर्धारित करने में सक्षम है कि फ्लाइंग फिश और मिसाइल से निशाना बनाया और गाइड टारपीडो से भी। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट गठित करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद में कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन करने के लिए नई अधिसूचना जारी करने को कहा है, जहां जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामूली अपराध में मुकदमे चलाए जा सकेंगे और अपराधियों को गंभीरता को देखते हुए मामले का आवंटन सत्र मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया जा सकेगा। और स्क्रीन पर बाएं पर न्यूज गैलरी में सीने के दर्द के बाद अन्ना हजारे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उसके नीचे दूसरा आर्टिकल है, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में 6 दिसंबर में मिलेगा प्रवेश। और उसके नीचे है तीसरा आर्टिकल, अब CBI व ED के तलब करेगी विशेष कमेटी। और स्क्रीन पर चौथा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनों के वाणिज्यिक निर्यात को मिली है अनुमति। पहली पहल, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक होने पर सरकार ने लिया है फैसला। निर्यात होने वाली मात्रा पर हर महीने लिया जाएगा निर्णय। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और तथा निर्माताओं के पास कोरोना टीकों को पर्याप्त भंडार होने को ध्यान में रखते हुए कोविशील्ड को वैक्सीन के वाणिज्यिक निर्यात को अनुमति दी है। ये जानकारी अधिकृत सूत्र ने दी है। और IGNF पहुंचे 10 IF अधिकारी को कोरोना संक्रमित हुआ है। कोरोना की बूस्टर डोज पर रोक स्पष्ट करे केंद्र, हाईकोर्ट ने ये बात बोली है। कोरोना के दोनों टीके लगवाने वाले बूस्टर डोज देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के केंद्र सरकार ने अपना रोक स्पष्ट करते हुए कहा है कि न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा है कि रूढ़वादी होने के कारण हम दूसरी लहर जैसी स्थिति दोबारा नहीं चाहते। पीठ ने कहा है कि जहां पश्चिमी देश बूस्टर डोज देने की वकालत कर रहे हैं, वहीं भारतीय विषय का मानना है कि इसका समर्थन करने के लिए कोई सक्षम साक्ष्य नहीं है। मामले अगली सुनवाई को 14 दिसंबर को होगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान दाखिल की गई विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा है कि यह बहुत ही गंभीर बात है। हम विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन ऐसा कैसे है कि पश्चिमी देश बूस्टर डोज को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों से अनुमति नहीं दे रहे जो हम इसे चाहते हैं। पीठ ने यह भी कहा है कि टीका लगवाने वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी का स्तर कुछ समय बाद कम हो जाता है। पीठ ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR का पक्ष भी मांगा है। केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज देने के लिए इसे रोल आउट करने का प्रस्ताव की समय सीमा के संबंध में हल्फनामा दाखिल करें। और स्क्रीन पर पहला आर्टिकल है दाएमर न्यूज गैलरी वाला, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपी में संपत्ति भी होगी जब्त। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने बीरभूम के इलम बाजार में बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपित का हुलिया जारी किया है। भगौड़े आरोपित के घरों को नोटिस चस्पा कर दिया है। इसमें कहा गया है कि
यदि वे निर्धारित समय पर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो उनकी संपत्ति जब्त होगी। और भारतीय क्षेत्र में घुसा है गुलाम कश्मीर का किशोर, पूछताछ की गई है। जम्मू संभाग के पुंछ इलाके में गुलमर्ग सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी पार कर भारतीय इलाके में घुसा है गुलाम कश्मीर का एक किशोर। सेना के जवानों ने पकड़ लिया है उसे। अपनी पहचान अहमद अली निवासी रावलकोट गुलाम कश्मीर का रूप बताया जा रहा है। और स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल है, नई तकनीक को प्राथमिकता देने वाले देश ही अग्रणी। राष्ट्रपति भारत को ज्ञान का सर्वोच्च शक्ति बनाने के लिए शिक्षण संस्थान योगदान दे। दुनिया में वे ही देश रहते हैं जो नई तकनीक को प्राथमिकता देते हैं। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी HVTU कानपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्य रूप में प्रणीत करने के प्रयास हो रहे हैं। स्त्रीय भाषा सूत्र में संशोधन की गई जिससे भारतीय भाषा की ताकत और बढ़ेगी। ये बातें HTU में आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कही। राष्ट्रपति बोले, कानपुर में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आकर उनके मन में विद्यार्थी जीवन की स्मृति ताज़ा हो जाती है। और इसी स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल है, 26/11 के बाद भी होनी थी पुलवामा जैसी कार्रवाई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के संस्थापक चीफ इंस्ट्रक्टर रहे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर राज कदायन का मानना है कि 26 नवंबर को संध्या 8 की मुंबई में हुआ आतंकी हमला देश की आबरू पर हमला था। उस समय वैसे ही कार्रवाई की जानी थी जैसे पुलवामा हमले के जवाब में की गई थी। जिस तरह से सीमा पर पार बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी उससे देश का मनोबल 7वें स्थान पर पहुंचा था। आतंकियों की जड़ हिल गई थी। पाकिस्तान का मनोबल टूटा। दुनिया को संदेश मिला कि भारत केवल संयम का भाषा नहीं बोलता, मुंह तोड़ जवाब देने भी जानता है। गौरतलब है कि मुंबई में बड़ी आतंकी जिंदा पकड़ा गया है। 10 में से 1 आतंकी जिंदा पकड़ा गया है। कदायन के मुताबिक पकड़े गए आतंकी ने बताया कि हमले की साजिश किस तरह से रची गई थी, किसने रची। उन्होंने मुंबई हमला आतंकी हमला 2019 के मुंबई हमले से कहीं ज़्यादा बड़ा था। 1965 एवं 1971 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर राज कदायन कारगिल युद्ध में दौरान एयर स्ट्राइक कोर कमांडर की भूमिका में थे। काफ़ी समय से NSG में ट्रेनिंग के इंचार्ज रहे हैं। मुंबई हमले के 13वीं बरसी की पूर्व संध्या पर दैनिक जागरण से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुंबई हमले में देश को डराने का प्रयास किया गया था। कई बार मौके पर ऐसे आते हैं कि इससे बदला लेने का कोई आलोचना नहीं करता दिखा दुनिया साथ देती है। राज्यों के साथ 300 से अधिक तटीय सुरक्षा अभ्यास किए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक नटराजन ने गुरुवार को 26/11 को आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ 300 से ज़्यादा तटीय सुरक्षा अभ्यास किए हैं। उन्होंने आतंकी हमले की 13वीं बरसी से एक दिन पहले कहा है कि हर 6 महीने ICG तटीय राज्यों में से एक के साथ ऐसा सुरक्षा अभ्यास करता है। उन्होंने यहाँ राष्ट्रीय नौवहन खोज और बचाव बोर्ड की 19वीं बैठक में इतर पत्रकारों से कहा है कि 26/11 के बाद भारत सरकार ने कई सुधार किए। हमने तटीय राज्यों के साथ मिलकर 300 से अधिक तटीय सुरक्षा अभ्यास और अभियान चलाए। नटराजन ने कहा है कि कई बार हमें 2 तटीय राज्यों को एक साथ लाकर अभ्यास कर लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप हर किसी को आतंकी खतरे से निपटने के लिए कौशल और स्किल्स और दक्षता हासिल कर ली है। 26 नवंबर संध्या 8 को 10 आतंकी समुद्री मार्ग से मुंबई पहुंचे। कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी की जिसमें 18 सुरक्षाकर्मी और 166 लोग मारे गए और कई घायल हो गए थे। और स्क्रीन पर ही नरेंद्र गिरी ने हटवाए थे मठ से CCTV फुटेज। और दूसरा आर्टिकल है, विदेशी छात्रों को CBSE के दाखिले के लिए जरूरी नहीं होगी पूर्व अनुमति। CBSE ने शुरू किया है छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विदेशों में पढ़ रहे छात्रों को स्कूल में दाखिले को लेकर राहत दी है। बोर्ड ने कहा है कि एक परिपत्र जारी कर कहा है कि छात्र विदेशी बोर्ड में पढ़ रहे सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं तो उन्हें अब दाखिले के लिए बोर्ड से किसी भी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा है सवर्ण समाजों की औरतों को पकड़कर बाहर निकालो। महिलाओं के सम्मान समारोह में बुधवार को मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिशोहू लाल सिंह के सवर्ण समाज की महिलाओं के प्रति बोल बिगड़ गए हैं। मंत्री ने फुनगा गांव में आयोजित समारोह में कहा कि महिला पुरुष दोनों का समान रूप से काम करना चाहिए। महिलाओं को बाहर लाने की जरूरत है। और पेज नंबर 7 बिजनेस न्यूज़ आर्टिकल है। खिलौना उद्योग के नियम पर BIS ने की चर्चा। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के खिलौना उद्योग को नियमन के दायरे में लाने का महत्व पर चर्चा की। इसका मकसद देश में बिक रहे खिलौने की गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। एक आधिकारिक बयान में BI ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें खिलौने की गुणवत्ता परीक्षण और सुरक्षा के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। और उसी फ्रंट पेज पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक आर्टिकल है। IBC से कर्जदारों और कर्जदाताओं का रवैया खासा बदला है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने में भी मदद मिलेगी। और CBCD की लाठी से नहीं नाप सकेंगे ग्लोबल बाजार। कृषि सुधार के रास्ते बंद होने के दूरगामी इसको बड़ा करो थोड़ा। कृषि सुधार के रास्ते बंद दूरगामी नतीजे भयावह हो सकते हैं। खेती को घाटे से उबारने की कोशिश को धक्का लग सकता है। इससे ग्लोबल बाजार में निर्यात संभावना के रास्ते बंद हो सकते हैं। कानूनी सुधार के साथ कृषि सब्सिडी के तौर तरीके में समय रहते बदलाव करना जरूरी है। विश्व व्यापार में भारत के अलग थलग पड़ जाने पर जहां गंभीर खतरा है वहीं कृषि क्षेत्र में निवेशक आंख फेर सकते हैं। और स्क्रीन पर देखेंगे हम दूसरा आर्टिकल। वियतनाम संग नए कारोबारी गठजोड़ की तैयारी में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के वैश्विक बाजार में तेजी बढ़ाने पर वियतनाम के साथ भारत विशेष कारोबारी सहयोगिता की तैयारी में जुट गया है। हाल ही में दोनों देशों के बीच उद्यमियों की एक बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई ताकि दोनों देशों के बीच नई संभावनाओं की तलाशी की जा सके। वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार में भारत की काफ़ी आगे है। भारतीय उद्यमी वहाँ के कारोबारियों के गठजोड़ की कोशिश कर रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सफलता हासिल की जा सके। दक्षिण पूर्व एशियाई देश समूह के आसियान के सदस्य के रूप में भारत और वियतनाम का व्यापार समझौता है, लेकिन उससे भारत का खासा फायदा नहीं हुआ। उसके विपरीत वियतनाम भारत के अधिक निर्यात करने लगा है। सॉरी। वर्ष 2021 में वियतनाम और भारत के करीब 11.1 अरब डॉलर का कारोबार किया गया। इसमें वियतनाम से भारत का निर्यात की रकम 6.1 अरब डॉलर रही। भारत सिर्फ 5 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात वियतनाम को कर पाया। उद्योग संगठन CII की ICTE नेशनल कमेटी के चेयरमैन विनोद शर्मा के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में वियतनाम वैश्विक स्तर पर प्रमुख सप्लाई चेन बन गया है। वियतनाम का चीन के अलावा यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौता FTA है। बाजार में भी भारत अपनी पहुंच बना सकता है। दूसरी तरफ चीन वियतनाम के रास्ते माल को भारत में भेजने में सफल रहा है। और कॉरपोरेट सेक्टर का मनोबल ऊंचा। मूडीज अग्रणी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि भारत में टीकाकरण की बढ़ती दर, सस्ते कर्ज की उपलब्धता, उपभोक्ता की कर्ज में वृद्धि की कॉरपोरेट क्षेत्र के सकारात्मक नजरिए की बल मिल रहा है। दूसरा आर्टिकल है स्क्रीन पर। सरकार की कमाई पर खर्च दोनों बजट अनुमान से अधिक है। खजाने पर 2 लाख करोड़ से अधिक के मार्क का अनुमान है। गरीब किसान से जुड़ी
कल्याण योजना पर विस्तार से किसान सरकार के खजाने पर चालू वित्त वर्ष 2 लाख करोड़ से अधिक अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। और बेमौसम बारिश से टमाटर का भाव 5 गुना तक बढ़ा है। और प्री नोट्स निवेश में 43 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचा है। पार्टिसिपेटरी नोट्स पी नोट के माध्यम से विदेशी निवेशक द्वारा भारतीय बाजार में निवेश अक्टूबर के अंत तक बढ़ गया है। और पीएम गति शक्ति के तहत 101 परियोजना चिन्हित की गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 101 परियोजना का चयन किया है। केंद्रीय पोत परिवहन और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को कहा है कि मंत्रालय ने खपत और उत्पादन केंद्रों के साथ बंदरगाहों का संपर्क बढ़ाने को इन परियोजनाओं की पहचान की। उद्योग संगठन सीसीआई के आयोजन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए सोनोवाल का कहना है कि लॉजिस्टिक की लागत घटाना देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय फलक से न्यूज़ आर्टिकल है, सेब व्यापार की आड़ में पंजाब में भेजी जा रही है हेरोइन। हथियारों की तस्करी में बीएसएफ हवलदार समेत 5 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। न्यूज गैलरी में आरएसपी नेता अपनी राय पर निधन, ममता ने जताया शोक। गौ हत्या के विरोध में बंद रहा है महासुमंद का बसना। और शिवसेना सांसद गवली के सहयोगी की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा समारोह में थूक लगाकर बना रहा था नॉन गिरफ्तार किया जा चुका है। हाईकोर्ट के 40 साल बाद आरोपित को घोषित किया गया। किशोर चोरी के मोबाइल से भेजे जा रहे हैं बांग्लादेश में संदेश। बांग्लादेश में मोबाइल भेजे जा रहे थे, बांग्लादेश चोरी के मोबाइल। और उसके बाद पेज नंबर 10 विचार और एडिटोरियल पेज है ये, ठीक है। और दैनिक जागरण का एक मोटिवेशन कोट है, यदि इच्छा शक्ति हो तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। और पहला आर्टिकल कवर करेंगे हम, संविधान ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। संविधान राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को दिशा अवश्य प्रदान करता है, परंतु उसकी गति को निर्धारित करना हमारा काम है। भारत विश्व का महानतम कार्यशाली लोकतंत्र है। ऐसा न केवल इसके विशाल आकार अपितु बहुलतावादी स्वरूप और समय की कसौटी पर उतरने के लिए है कारण है, और लोकतांत्रिक परंपरा और सिद्धांत भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग है। हमारे समाज में समता, सहिष्णुता, शांतित्व और लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित जीवन शैली जैसे गुण सदियों से विद्यमान रहे हैं। और दूसरा आर्टिकल तेज तरक्की का नजरिया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के निकट उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिलान्यास का आधारभूत ढांचे का विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। उसी से रिलेटेड पूरा आर्टिकल है। और अभी बाज नहीं आया पाकिस्तान। मुंबई हमले की बरसी से ठीक पहले आई कांग्रेस सांसद मनीष सिसोदिया की किताब 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर में उस हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया पर जो लिखा गया है, उसमें आतंकवाद के पिछले दशकों दौरान भारत की नीति को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है। उससे रिलेटेड आर्टिकल है। शहर बनाएंगे स्वच्छ। पिछले दिनों केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी स्वच्छता रैंकिंग में बिहार का जो स्थान मिला, उससे स्पष्ट हो गया कि अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। उससे रिलेटेड पूरा आर्टिकल है। और एक स्पिरिचुअल आर्टिकल है, मतलब धार्मिकता या आध्यात्मिकता बोलते हैं, हाँ आध्यात्मिकता ठीक बोलना रहेगा। उससे रिलेटेड पूरा आर्टिकल है। ऊर्जा जो कि हर दिन आता है। आदर्श नेतृत्व में किसी भी राष्ट्र की उन्नति और रक्षा उसके राजा अथवा उस पर शासन करने वाला शासक पर निर्भर करती है। शासक को अपने राष्ट्र और प्रजा के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उससे रिलेटेड टोटल बातें बोली गई हैं। सुपात्रों तक पहुँचे पद्म सम्मान। बीते दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जब इस वर्ष के पद्म सम्मान प्रदान किए गए तो सम्मान लेने वाले अनेक ऐसे चेहरे थे जिनके नाम और काम पर देश की बड़ी आबादी पहली बार परिचित हुई। इस बार 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री सम्मानित किया गया। और आज जब पर्यावरण को बचाने के लिए मंथन हो रहा था तो हिम्मता राम भांबू जैसे व्यक्ति का इशारा हमारे बीच किसी उम्मीद की तरह ही है, जो पिछले 20 वर्षों से पेड़ों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और राजस्थान के अल्प वृक्षों द्वारा जिलों जैसे नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, अजमेर अब तक
5 लाख पौधे रोप चुके हैं। पर्यावरण को समर्पित इस अहम योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। वर्तमान समय में चिकित्सा के एक विशुद्ध व्यावसायिक कर्म बन गया है। ऐसे क्षेत्र में उत्तराखंड के डॉक्टर योगी एरन किसी अजूबे की तरह हैं, जो अब तक जले कटे मरीजों की निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कर उन्हें एक नया रूप दे चुके हैं। इसी तरह पंजाब जगदीश लाल आहूजा सैकड़ों गरीबों को हर दिन मुफ्त भोजन मुहैया कराते हैं। स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान लंगर बाबा के रूप में स्थापित हो चुकी है। ऐसे ही चाचा शरीफ नाम से मोहम्मद शरीफ 25 वर्ष से फैजाबाद और उसके निकट क्षेत्र में हजारों लावारिस सबों पर अंतिम संस्कार कर चुके हैं। निष्काम भाव से अपने कर्मों में लगे मोहम्मद शरीफ पद्मश्री मिलना सुखद है। और उसी तरह तुलसी गौड़ा ने औपचारिक शिक्षा कुछ भी नहीं ली है, लेकिन पेड़ पौधे विषय में उनकी जानकारी ऐसी है कि उन्हें जंगल के इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। आज प्रकृति को बचाने की चुनौती से मानवता से दो चार हो रही है। ऐसे वक्त में प्रत्येक प्रकृति संरक्षण के लिए उन्हें समर्पण प्रेरणादायक है। वही अभी तक लाखों पेड़ बना चुकी है। इसके अलावा संतरे बेचकर गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाने वाले हर काला हजबा हो या बंगाल के सुंदरवन के 2 दशक से अधिक समय से सप्ताह में 2 दिन गांवों का मुफ्त इलाज करने वाले डॉक्टर अरुणोदय मंडल हो, खुद लकवाग्रस्त होते हुए दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यरत एस रामकृष्ण हो, या देश भर में घूमकर किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए गुड़ सिखाने वाले उड़ीसा के राधा मोहन और साबरमती हो, या कम पानी में खेती करने की विधि काम करते किसानों के प्रेरणा स्रोत बने सुंडाराम वर्मा हो। ऐसे तमाम लोगों के नामों से इस बार पद्म सम्मानों की सूची भरी पड़ी है। पद्म सम्मान की बीते 6.5 दशक से दिए जा रहे, लेकिन जन सम्मान के बीच गुमनाम नायक नायिकाओं को इस तरह सम्मान करने का इतना व्यापक रूप पहले कभी नहीं हुआ है। और आगे देखेंगे पेज नंबर 9, ये भी एडिटोरियल पेज है। इसमें बोला गया है पूरे देश के लिए एक विधान पर गंभीरता से होगा विचार। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समान नागरिकता संहिता को लेकर जरूरत बताते हुए केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लागू करने के लिए विचार को कहा है। दूसरी ओर सरकार ने यह भी कहा है कि इसे शीघ्र लागू करने की कोई योजना नहीं है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि संविधान अनुच्छेद 44 के प्रावधान है कि पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू हो, लेकिन इस मामले में किसी प्रकार की जल्दबाजी उचित नहीं है। बहरहाल अब सामने आ गया है कि इस बारे में गंभीरता से विचार किया जाए। उससे रिलेटेड टोटल आर्टिकल और राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दे सरकार। तमाम तत्वों के बीच यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर समान नागरिकता संहिता की राह में बाधा क्या है। और जेपीएससी मतलब विवादों का पिटारा है। ये झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा इस बार फिर विवादों में इस आयोग के अफसरों की कारस्तानी आयोग की ज़्यादातर परीक्षा परिणाम और नियुक्तियों पर उंगलियां उठा रही हैं। गड़बड़ियों के चलते कुछ लोग जेल गए और कई अभी भी जेल झेल रहे हैं। और दूसरा आर्टिकल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस प्रकार संविधान का सभा निर्माण हुआ था, उसी से रिलेटेड टोटल आर्टिकल दिया गया है। संविधान सभा ने आज के ही दिन 1949 में संविधान को अपनाया था। इसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है। 7 दशकों के बाद भी इसके गठन की प्रक्रिया से संबंधित अनेक पहलुओं की जानना आज भी दिलचस्प है। और पेज नंबर 10 ये भी एडिटोरियल पेज है। इसमें वैचारिक से संबंधित न्यूज आर्टिकल है और सख्ती सतर्कता आवश्यक है। पठानकोट में सेना के कैंप के गेट पर ग्रेनेड फेंके जाने की घटना के बाद एक बार फिर सुरक्षा एजेंसी की चुनौती पैदा हो गई है। और ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए, इसे अंजाम देने वाले पता कैसे लगाया जाए। कुछ ही दिन पहले नवशहर में पुलिस थाना परिसर में ग्रेनेड फेंका गया था। उसी से रिलेटेड टोटल आर्टिकल। अब चुनाव का समय आ रहा है, ऐसे में कोई बड़ी वारदात माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जा सकती है। फिर से बढ़ रही है चुनौती उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर। और बंगाल निकाय चुनाव के विवाद का साया। बंगाल में 114 नगर निकायों में लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ है। और गौवंश को संरक्षण सरकार अच्छी योजना बना रहे हैं, किंतु अधीनस्थ अधिकारी उनका ठीक से अनुपालन ना करा सके, उनसे रिलेटेड आर्टिकल है। और संघ साहित्य अब ऑडियो वर्जन में ऐप पर उपलब्ध है।
समय और परिस्थिति के अनुसार पिछले 96 वर्षों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को अपडेट कर रहा है। संवाद स्थित करने के लिए वह इंटरनेट मीडिया माध्यम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि उपयोग करना हो या कोरोना संक्रमण काल में ऑनलाइन बैठक करनी हो। इन कड़ी में संघ साहित्य का ऑडियो वर्जन लोगों के सामने आया है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों को दी जा रही है संविधान की शिक्षा। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों को भारत का संविधान पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए इसी शिक्षा सत्र 2021-2022 में संविधान की लघु पुस्तिका निःशुल्क वितरित की गई है। और एक साथ 6 बच्चों की शादी से दिया है बड़ा संदेश। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव मामले में प्रतिवादियों को फिर नोटिस दी गई है। और स्वतः काम करेगा यह वेंटिलेटर, रोगी रहेंगे सुरक्षित। दिसंबर में 1 लाख से ज़्यादा पर्यटक करेंगे बाघों का दीदार। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ आर्टिकल है पेज नंबर 11, मुंबई हमले के गुनहगार को सजा नहीं दे सका है पाक। उससे रिलेटेड टोटल आर्टिकल आप देख रहे हैं। जकी उर रहमान लखवी हफीज़ शहीद है, नहीं हो रहा है तैमूर राणा का अमेरिका से प्रत्यार्पण। और दूसरा आर्टिकल है पाकिस्तान में मौलवी से उलझने वाले पिता पुत्र इस निंदा में फंस गए हैं। और प्रशांत द्वीप में गुपचुप सैन्य बेस बना रहा है चीन। किरवाती ने बीजिंग के सैन्य अड्डों की निर्माण की अनुमति दी है। इस कदम की किरवाती सरकार को $20 करोड़ की आमदनी होगी। आर्थिक और समुद्री सैन्य क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के तहत चालबाज चीन प्रशांत द्वीपीय राष्ट्रों पर डेरे डाल रहा है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि माइक्रोनेशियाई देश किरवाती ने चीन के लिए अपने बड़े सुरक्षित समुद्री क्षेत्रों को खोलने का ऐलान किया है, जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर मछली पकड़ने के लिए 7 चीनी नौसैनिक अड्डे के रूप में किया जाएगा। सिंगापुर पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार किरवाती के राष्ट्रपति टॉनेटी मामाऊ ने सुरक्षित समुद्री क्षेत्र को चीन के लिए खोलने का फैसला किया है। इससे किरवाती सरकार को $20 करोड़ की आमदनी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच कूटनीतिक व आर्थिक साझेदार के रूप में उभर रहा है, खासतौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान। चीन के समीप मालवाही जहाज़ों को नहीं मिल रही है सूचना। और बीजिंग ने अमेरिका को ताइवान से नज़दीकी बढ़ाने से रोका गया है। उससे रिलेटेड आर्टिकल है चीन ने अमेरिका को ताइवान संग नज़दीकी न बढ़ाने को कहा है। उसने अमेरिका से कहा है कि वह ताइवान से घुलना मिलना बंद करे। और इसी स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल है सीबीआई से विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा बने हैं इंटरपोल के सदस्य। वैश्विक पुलिस एजेंसी इंटरपोल ने गुरुवार को भारत के उम्मीदवार सीबीआई विशेष प्रमुख निदेशक प्रवीण सिन्हा को एशियाई अधिशासी समिति का सदस्य चुन लिया है। इसके साथ इस्तांबुल आयोजित इंटरपोल की महासभा के दौरान इंस्पेक्टर जनरल अहमद नासिर अल रईसी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के इस अवसर पर दक्षिणापंथी संगठन की ओर से कई आरोप लगाए जाने के बाद इसके बावजूद निर्णय लिया गया था। आगे जाते हैं। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए अनुरोध को ठुकराया है। अमेरिका की 12 चीनी कंपनियों को काली सूची में डाला गया है। और बांग्लादेश नेपाल के विकासशील देशों में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने बांग्लादेश, नेपाल और लाओस के न्यूनतम विकसित देश LDC को श्रेणी में विकासशील देशों की सूची में शामिल करने संबंधी एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में मिला है कोविड-19 का एक नया वेरिएंट। भारत सतर्क हो गया है। और पेज नंबर 12 की वीर चुनौती ग्रीन पार्क में निभाया अय्यर ने याराना। श्रेयस ने पदार्पण टेस्ट में जड़ा नाबाद अर्धशतक। भारत ने बनाए 4 विकेट 258 रन। और 4 साल से नहीं बदली श्रेयस के पिता व्हाट्सएप की DP। अय्यर गिल ने बढ़ाया पुजारा रहाणे पर दबाव। लगा नहीं कि इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग मिलेगी शुभम गिल। भारत ने कनाडा को 13-1 से रौंद दिया है। हॉकी की बात है ये। और श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज 187 रन से हराया है। जीजस का जलवा। मैनचेस्टर सिटी में F16 में चैंपियंस लीग सिटी ने PSG से 2-1 से हराया। PSG ने नॉकआउट में सिटी के जीसस से किया गोल, एक और मदद। स्पेन
और टेनिस डायरी में है स्पेन की डेविस कप टीम में नडाल नहीं। और बॉलीवुड न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है, रोमांच की कड़ी में ज्योति कहानियाँ। बॉलीवुड के सुखद अंत देखने के बाद दर्शकों के जहन में वे किरदार रह जाते हैं जिनकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा ये जानना जिज्ञासा दर्शकों में हमेशा बनी रही है। और उन फिल्मों में जिनकी कहानी आगे बढ़ रही है, टाइगर 3, हीरोपंती 2, दबंग 2, दबंग 4, गदर 2, अपने 2, बधाई 2, बुलबुलैया 2, बंटी बबली 2, कमांडो 4, फोर्स 3, बागी 4, किक 2, दृश्यम 2, एक विलन रिटर्न्स, गो गोवा गॉन 2, धूम 4, क्रश 4, एडियन 2, दोस्ताना 2, स्त्री 2, फुकरे 3। ये फिल्में अभी आगे बढ़ रही हैं और जोखिम लेने के लिए हिम्मत रखती हूँ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में रिलीज होने वाले 17 साल बाद अभिनेत्री दिव्या घोषला कुमार बड़े पर्दे पर वापसी कर चुकी है। जॉन इब्राहिम के साथ उनकी फिल्म सत्यमेव जयते 2 में थिएटर में रिलीज हुई है। उनसे बातचीत उससे रिलेटेड था। उसके बाद ये लास्ट पेज है, इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल होते हैं और इम्पोर्टेंट रिसर्च होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है और साइंस ऑफ फ्यूचर साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, उनसे रिलेटेड है। और जो मुख्य घटना आज के दिन हुई थी उनसे रिलेटेड आर्टिकल है, तो देखेंगे हम। 28 साल बाद ओलंपिक में चीन की वापसी पर लगी थी मोहर। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले वर्गीज कुरेरियन, आज ही के दिन इनका वो हुआ था जन्म। और मंगल पर पड़ताल के लिए लॉन्च हुआ था नासा का क्यूरियोसिटी। और आगे बढ़ेंगे हम। व्यायाम के दौरान उपवास ज़्यादा सेहतकारी है, उपवास के से पहले खाने से मिल सकता है पूरा आराम। और दूसरी मूवी रिलीज हुई है, उसको हम देखेंगे, पहले इस चीज़ को देखते हैं। बिना जाने 6 साल घर में रखा रहा उल्का पिंड। कभी कभी इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जिसकी अहमियत और कीमत उसे पता नहीं थी। मेलबर्न निवासी एक डेविड हॉल ने साथ कुछ ऐसा ही हुआ। डेविड ने पत्थर का एक टुकड़ा मिला जिसे सोने की उम्मीद में उसे पत्थर को तोड़ने की कोशिश की और लेकिन कुछ नहीं निकला। और उसके बाद एक दूसरी रिसर्च हुई है। गर्भावस्था में कोरोना संक्रमण का माँ और बच्चे पर पड़ता है अलग अलग प्रभाव, उससे रिलेटेड है। और हल्के में नहीं ले त्वचा पर होने वाले तिल को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन इसे लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन तिल और मेलेनोमा एक तरह की कोशिका मेलेनोसाइट से बनते हैं, प्रकृति की एक जैसे ही होते हैं क्योंकि ये दोनों स्किन ट्यूमर हैं। लेकिन तिल हानिकारक नहीं होता, जबकि मेलेनोमा कैंसर होता है और इसके इलाज की ज़रूरत होती है, वरना वह घातक हो सकता है। इसके मद्देनज़र यूनिवर्सिटी ऑफ उटाह के शोधकर्ता रॉबर्ट जॉर्डसन टॉरस ने कहा है कि सामान्य तिल किस प्रकाश के मेलेनोमा में बदल सकते हैं। मेलेनोसाइट कोशिकाएं सूर्य किरणों के दुष्प्रभाव में सुरक्षा के लिए त्वचा का रंग प्रदान करती हैं। मेलेनोसाइट्स के डीएनए सीक्वेंस में होने वाले खास बदलाव को BRAF जीन म्यूटेशन कहते हैं और 75% दिल में पाया जाता है। और बॉलीवुड स्क्रीनशॉट कुछ न्यूज़ आर्टिकल है। माधुरी दीक्षित जैसी बनने चाहती हूँ सरवरी। बंटी वाली में 2 में फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया है। और अनियन की हिंदी रीमेक में होंगे इंडियन 2 की शूटिंग। और ये मस्त दोनों में सोनाक्षी सिन्हा की हो जाए बात। और पसंद के काम और पैसे के बीच संतुलन जरूरी है, गुलशन ग्रोवर का एक इंटरव्यू है। और 3 दिन में प्यार में पड़ने वाला इंसान मैं ही हूँ, सिम्बा। और शार्क टैंक के इंडिया के होस्ट करने के रणविजय सिंघा। और अब हम देखेंगे एक मूवी है सत्यमेव जयते, उसको एनालिसिस करेंगे। जॉन इब्राहिम इसमें मुख्य कलाकार है और एक्ट्रेस के रूप में दिव्या कुमार घोषला जो कि टी सीरीज कंपनी के मालिक की भी वाइफ है। और गौतमी कपूर भी है इसमें। और एक्शन से भरपूर है, अंदाज़ा वही पुराना है। वर्ष 2018 में रिलीज जॉन इब्राहिम की मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म सत्यमेव जयते की कहानी केंद्र में भ्रष्टाचार का मुद्दा है। करीब 3 साल बाद
सिनेमाघरों में रिलीज सीक्वल सत्यमेव जयते 2 के केंद्र में भ्रष्टाचार में कई मुद्दा। हालांकि फिल्म मूल सीक्वल से कोई लेना देना नहीं। कहानी के अनुसार प्रदेश में लगते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विधानसभा में एंटी करप्शन विधेयक को केंद्रीय मंत्री सत्य बलराम आजाद जॉन इब्राहिम पेश करते हैं, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ता है। उनसे रिलेटेड बात है और कुछ नहीं। उस तरह से ही पूरा न्यूज़पेपर कवर हो चुका है। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और इस तरह की न्यूज़ और वीडियो देखने के लिए और करंट अफेयर देखने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अभ्यास कोचिंग सेंटर के जो और भी अदर चैनल हैं उनको भी जाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी ये चैनल है, अवेलेबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।